व्हाट्सअप गाइज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था यूहाओ ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया दिया जो स्पिरिट्स कॉन्ट्रैक्ट्स को कंट्रोल करेगी। ये आइडिया इतना पावरफुल था कि सभी सेक्ट्स और एम्पायर्स हिल गए। लेकिन उसी वक्त एल्डर सॉन्ग और श्यान लिनर को अचानक वो टेरिफाइंग अनडेड आर्मी याद आ गई और उन्हें पता चला कि उस आर्मी का असली सोर्स कोई और नहीं, खुद यूहाओ है। ये बात एल्डर श्वान को भी अंदर ही अंदर परेशान करने लगी, क्योंकि ये पावर एक इविल सोल मास्टर के पास हुआ करती थी। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एल्डर श्वान अब डूबी सी से बहस करना छोड़ चुके थे। अब उनका ध्यान सीधा हुआ यूहाओ कर गया। वो बोले, यूहाओ, तुमने सोचा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन तुम बनाना चाहते हो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और नाम क्या रखोगे? पूरा हॉल अभी तक आपस में कुछ न कुछ डिस्कस कर रहा था, लेकिन एल्डर श्वान के ये सवाल पूछते ही सबकी नजर हो यूहाओ पर टिक गई। अब बात भी कुछ ऐसी थी। सनराइज सिटी में हॉस्टेजेस को बचाने के बाद और स्पिरिट्स की डिस्कवरी के बाद यूहाओ का स्टेटस अब किसी भी हाई लेवल टाइटल डोलुओ से कम नहीं था। श्रेक अकेडमी का ये जीनियस अब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर पावर हाउस बन चुका था, ये सबको पता था। अब श्रेक ने ये जो ऑफर दिया था एक शेयर्ड सुपरवाइजरी बॉडी और एक सोल मास्टर कॉन्फ्रेंस सिस्टम बनाने का, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा और जेनरस स्टेप था। और क्योंकि स्पिरिट्स का इन्वेंटर खुद यूहाओ थे, इस नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब डिसाइड करने का पूरा हक सिर्फ उन्हीं को था। यूहाओ कुछ देर सोच में पड़े रहे, फिर उन्होंने काम लेकिन कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होगा वो होगा ह्यूमंस और सोल बीस्ट्स के बीच की किलिंग को धीरे धीरे कम करना। हम उनके रिलेशनशिप को बदलना चाहते हैं ताकि वो दिन आए जब सोल बीस्ट और ह्यूमन के बीच बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट बने। और यही स्पिरिट्स की असली ताकत है, जिससे सोल बीस्ट अपनी स्पिरिट आगे ट्रांसफर कर सके। तो क्यों ना इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही रख दे स्पिरिट्स। लेकिन एक और बात है, मेरे टीचर जिन्होंने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना सिखाया था, उन्होंने एक खास तरीका छोड़ा है, एक मैजिक फॉर्मेशन जो टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। इससे ना सिर्फ स्पिरिट ट्रांसमिशन आसान होगा, बल्कि स्पिरिचुअल पावर भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगी। तो हमारा नाम होगा स्पिरिट पगोडा, कैसा रहेगा? फिर यूहाओ ने प्रपोज किया, श्रेक सिटी में पहला स्पिरिट पगोडा बने और वहीं पे इसका हेडक्वार्टर्स भी हो। श्रेक एकेडमी तो पहले से ही तीनों एम्पायर्स के लिए एक पब्लिक और न्यूट्रल जगह है, तो वहाँ पे इसका बेस बनाना सबसे बेहतर रहेगा। पहला टावर बनने के बाद अगला स्टेप होगा तीनों एम्पायर्स की कैपिटल सिटीज में टावर्स एस्टैब्लिश करना, और तीसरा फेज होगा उन सिटीज में टावर्स बनाना जो सोल बीस्ट हैबिटेट्स के पास हों, ताकि स्पिरिट ट्रांसफर और ज्यादा आसान हो जाए। बाकी की एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें श्रेक एकेडमी और एम्पायर ऑफिशियल्स मिलके तय करेंगे। अब ध्यान दे, पगोडा नाम सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए नहीं रखा गया था, ये यूहाओ के टीचर इलेक्ट्रोलक्स को ट्रिब्यूट देने के लिए था। इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी जिंदगी में एक इटर्नल टावर खड़ा किया था, और वो टावर उनके लिए सबसे प्राउडफुल चीजों में से एक थी। यूहाओ ने कभी वो टावर नहीं देखा था, लेकिन उसके टीचर की लेगेसी को जिंदा रखने के लिए उसने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम टावर रखा। एल्डर श्वान धीरे धीरे सिर हिलाते हुए यूहाओ की बातें सुनते रहे। उनकी आंखों में संतोष था। उन्हें ये ज्यादा मैटर नहीं करता था कि नाम क्या है, असली बात ये थी कि हेडक्वार्टर्स श्रेक सिटी में होगा। इसका मतलब था अब बाकी सारे पावरफुल लोग श्रेक में रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे, और जब तक पहला स्पिरिट पगोडा तैयार हो उतने समय में श्रेक अपने स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स को ट्रेन करके फुल पावर में आ जाएगा। श्रेक का इन्फ्लुएंस एक और लेवल पे चला जाएगा, स्पेशली अगर ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट उनका साथ देता है। यूहाओ ने स्पिरिट्स का सीक्रेट खुद तक नहीं रखा, बल्कि एकेडमी को भी इससे जबरदस्त फायदा दिया। एल्डर श्वान के दिल में यूहाओ की नेक्रोमांसर पावर को लेकर जो डर था वो थोड़ा कम हो गया। एल्डर श्वान ने अपनी राय सीधे नहीं दी, बल्कि पूरी गैदरिंग की तरफ मुड़े। यूहाओ की बातों पर किसी को कोई आपत्ति है? इस गैदरिंग में दुबीसी भी थे और सबने सिर हिलाकर अप्रूव कर दिया। सब यूहाओ की बातों से सहमत थे। अब श्रेक एकेडमी ने स्पिरिट्स की सबसे बड़ी सीक्रेट को पब्लिक कर दिया था और सबके लिए एक इक्वल सिस्टम भी बना रहे थे। तो ऐसे में अगर कोई अभी भी बेनिफिट नहीं देना चाहता श्रेक को, तो वो बहुत ही बेईमानी होती। यूहाओ ने बीस्ट गॉड डीथियान की तरफ देखा और डीथियान ने भी अप्रूवल में सिर हिला दिया। अब यूहाओ को आगे के एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जिससे स्पिरिट्स का पूरा सिस्टम और सॉलिड हो सके। साथ ही साथ स्पिरिट पगोडा को प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना था। अब पावरफुल लोग वापस अपने अपने एम्पायर्स को लौट चुके थे। साथ में अपने साथ वो फर्स्ट बैच के वो सोल मास्टर्स भी ले गए जो स्पिरिट से जुड़े थे। अब उनका काम था अपनी रॉयल फैमिलीज को कन्विंस करना।
यूहाओ अब पूरा महीना एक्सपेरिमेंट्स में डूबा रहा, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं, उसे स्पिरिट पगोडा के कंस्ट्रक्शन के ब्लूप्रिंट्स भी बनाने थे और इक्वल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा स्पेल भी डॉक्यूमेंट करना था। ये सारा नॉलेज सील करके सी गॉड्स पवेलियन में रखा गया। किसी ने यूहाओ से उसकी अंडर डायमी के बारे में नहीं पूछा और यूहाओ भी श्रेक वापस नहीं गया। डी थियान चाहता था कि यूहाओ स्टार्डो फॉरेस्ट में ही रहे ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहे। श्रेक के लोग उसे देख तो सकते थे, लेकिन उसे साथ नहीं ले जा सकते थे। यूहाओ को इससे कोई खास आपत्ति नहीं थी, वो अपना सारा ध्यान काम में लगाना चाहता था। श्रेक सिटी भी अपने आप में सुपर बिजी हो गया था। बीस्ट वेव से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करना आसान नहीं था। रिपेयर्स में रिसोर्सेज, मटेरियल्स और टाइम तीनों की जरूरत थी। श्रेक के बिजनेसमैन पूरी ताकत से काम में लग गए थे। उधर तीनों एम्पायर्स ने जल्दी ही अपने डिप्लोमैट्स को श्रेक भेज दिया। स्पिरिट पगोडा को लेकर नेगोशिएशन शुरू हो गई। जैसा यूहाओ ने कहा था, स्पिरिट्स का सामने आना इतना बड़ा गेम चेंजर था कि कोई भी एम्पायर इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। अब डिस्कशन ये था कि स्पिरिट पगोडा कैसे एस्टैब्लिश होगा और इसकी अथॉरिटी कौन संभालेगा। निगोशिएशंस लंबे चले, लेकिन यूहाओ ने इनमें खुद को शामिल नहीं किया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था जब श्रेक एकेडमी इसके पीछे है तो सब कुछ ठीक ही होगा। अब जो स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर स्पिरिट पगोडा तैयार करेगा वो कहलाएंगे स्पिरिट मास्टर्स, एक बिल्कुल नया प्रोफेशन। तीनों एम्पायर्स ने अपने अपने सेक्ट्स और अकेडमीज से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और स्पिरिट पगोडा के कॉन्फ्रेंस हॉल का स्ट्रक्चर बनाया। हर एम्पायर से 9 मेंबर्स, सभी कम से कम सोल डोलुओ होने चाहिए। हर एम्पायर को 3 मेंबर्स श्रेक सिटी में परमानेंटली भेजने होंगे। टोटल मेंबर्स हुए 27। श्रेक एकेडमी के 9 मेंबर्स एक्स्ट्रा, यानी उनका स्टेटस एक एम्पायर के बराबर। यूहाओ खुद बने 37th मेंबर और वो होंगे लाइफ टाइम मेंबर। स्पिरिट पगोडा को चलाने के लिए 4 पगोडा मास्टर्स होंगे, 1 मेन और 3 डेप्यूटीज। हर 10 साल में इलेक्शंस होंगे और कोई भी 2 बार से ज्यादा पद पर नहीं रह सकेगा। यूहाओ सिर्फ वही अकेले होंगे जो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन पा सकते हैं। स्पिरिट पगोडा की पहली मीटिंग हुई दूसरे महीने। सबने यूनानिमसली सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर एल्डर श्वान को फर्स्ट पगोडा मास्टर चुना। तीनों एम्पायर से अच्छे मॉरल कैरेक्टर वाले टाइटल डोलुओस को बनाया गया वाइस पगोडा मास्टर्स। यूहाओ बने ऑनररी पगोडा मास्टर, क्योंकि अगर वो ना होते तो ना स्पिरिट्स होते और ना स्पिरिट पगोडा ही। श्रेक एकेडमी ने यूहाओ के लिए रूल भी बना दिया, वो फ्यूचर में बिना किसी ग्रुप के नॉमिनेशन खुद इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। पगोडा की सारी पॉलिसीज और सिस्टम्स तैयार की जा रही थी और फिर फाइनल डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि पगोडा श्रेक सिटी के अंदर नहीं बनेगा, बल्कि श्रेक की साउदर्न सिटी वॉल से 5 किलोमीटर बाहर बनाया जाएगा। यानी स्पिरिट पगोडा अब ह्यूमंस और सोल बीस्ट दोनों के लिए एक्सेसिबल होगा। कॉन्फ्रेंस हॉल में अब सिर्फ ह्यूमंस नहीं थे, ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। डी थियान खुद इस ग्रुप को लीड कर रहे थे और उनके साथ थे एमरल्ड स्वान बीजी, डेमिनी ट्री माइटी मॉन डायरेक्टर, बेयर लॉर्ड और 3 हेडेड डेविल मास्टिफ। ये 5 साविज बीस्ट्स अब सोल बीस्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इनका एक परमानेंट मेंबर हमेशा कॉन्फ्रेंस में रहेगा और इन 5 की यूनानिमस डिसीजन से वीटो पावर भी यूज किया जा सकता है। मतलब ह्यूमन और सोल बीस्ट की बराबरी से इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाएगा। स्पिरिट पगोडा का बैकिंग इतना स्ट्रॉन्ग था, तीनों एम्पायर्स, श्रेक सिटी और ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट सभी इसे सपोर्ट कर रहे थे। पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो स्पिरिट पगोडा से मैच कर सके। ह्यूमंस तो काम में बिजी थे ही, लेकिन डी थियान भी रुके नहीं। वो और सोल बीस्ट हैबिटेट से संपर्क कर रहे थे ताकि स्पिरिट्स का नॉलेज और फैलाया जा सके। यूहाओ को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि डी थियान कितना दूर जा सकता है। अब फिर ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट की डोलो कॉन्टिनेंट की सोल बीस्ट वर्ल्ड में एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, तो बाकियों को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। हाँ, एक्सट्रीम नॉर्थ जरूर थोड़ा टफ था, क्योंकि वो इलाका तो वैसे ही बेहद ठंडा और वीरान था। वैसे भी वहाँ सोल मास्टर्स रेयरली सोल रिंग्स लेने जाते थे। यूहाओ का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कब 3 महीने पुराना हो गया, ये खुद उसे भी पता नहीं चला। और फिर स्पिरिट पगोडा का ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू हो गया। तीनों एम्पायर्स ने पहले बैच के उन सोल मास्टर्स को चुना जिनकी मार्शल सोल स्पिरिचुअल टाइप थी, और फिर उन्हें श्रेक सिटी भेज दिया गया। उनकी ट्रेनिंग और इक्वल कॉन्ट्रैक्ट की टीचिंग, ये सब यूहाओ के जिम्मे था। श्रेक एकेडमी के सोल मास्टर्स को सबसे पहले स्पिरिट्स का फायदा मिला। यूहाओ ने खुद सब कुछ सुपरवाइज किया और एकेडमी के ज्यादातर वो स्टूडेंट्स जो बॉटलनेक पे अटके थे, अब उन्हें स्पिरिट्स मिलने लगे। पिछले 10 सालों में श्रेक एकेडमी ने 2 अलग अलग फेजेस में जबरदस्त डेवलपमेंट किया था। एक तरफ सोल टूल्स और दूसरी तरफ स्पिरिट्स।
श्रेक सिटी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। साथ ही ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट और श्रेक सिटी के बीच जो टेंशन था वो स्पिरिट्स की वजह से थोड़ा ईज हुआ। श्रेक सिटी ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपने शहर का एक्सपेंशन शुरू कर दिया। प्लान ऐसा था कि एग्जिस्टिंग सिटी को इनर सिटी डिक्लेयर किया जाए और सिटी वॉल से 5 किलोमीटर बाहरी इलाके में नया कंस्ट्रक्शन किया जाए। 5 किलोमीटर सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन श्रेक सिटी की ओरिजिनल दीवारों से बाहर ये एक्सटेंशन बहुत बड़ा काम था। अगर ये पूरा हो जाता तो श्रेक सिटी का टोटल एरिया किसी भी 3 एम्पायर की मेन सिटी के बराबर हो जाता। दूसरी तरफ सन मून एम्पायर का बिहेवियर इन 3 महीनों में रिलेटिवली शांत था। स्पिरिट पगोडा के एस्टैब्लिशमेंट के कारण बाकी 3 एम्पायर्स ने सन मून एम्पायर के खिलाफ कोई मूव नहीं लिया और इस वजह से सुथियान रैन ने राहत की सांस ली। उसे खुद भी हैरानी हुई। सन मून एम्पायर के लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। उनका बाकी 3 एम्पायर से रिश्ता पहले ही खराब हो चुका था और कभी भी युद्ध छिड़ सकता था। जितनी देर से वो युद्ध को टालते, उतना ही टाइम उन्हें तैयारी के लिए मिलता। एल्डर दीतियान हुआ यू हाउ अब भी ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट के कोर रीजन के स्लॉटरिंग ग्राउंड्स में था। वो वाटर ऑफ लाइफ के किनारे खड़ा था और शांत नीले लेक की तरफ देख रहा था। इन 3 महीनों में स्पिरिट पगोडा का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन चुका था और उसके पीछे था हुआ यू हाउ का हार्ड वर्क। अब वो पूरे ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट का सबसे वेलकम ह्यूमन बन गया था। जैसे कभी वांक्यूवर थी, वैसे ही अब स्कारलेट किंग उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड थी। अब वो फॉरेस्ट में कहीं भी आ जा सकता था बिना किसी रोक टोक के। ये जगह जो कभी ह्यूमंस के लिए फोरबिडन थी, अब उसके लिए किसी बैक गार्डन जैसी हो गई थी। एल्डर दीतियान की एक लफ्ज बाहर के फॉरेस्ट के किसी भी सोल बीस्ट के लिए कानून जैसा हो गया था। दीतियान की आवाज लेक के बीचों बीच से आई और काले साय की तरह वो पानी से निकला और किनारे की तरफ बढ़ा। अब स्पिरिट से जुड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीजी के पास थी और हुआ यू हाउ वो इन 3 महीनों में लगातार स्पिरिट मास्टर्स को ट्रेन कर रहा था और कई सोल बीस्ट की स्पिरिट्स को भी सक्सेसफुली ट्रांसफर कर चुका था। अब तक 300 से ज्यादा सोल बीस्ट को स्पिरिट में बदलकर सर्वाइवल का नया रास्ता दिया जा चुका था। यानी इनडायरेक्टली 300 सोल बीस्ट को मारे बिना सोल मास्टर्स को पावर मिली। ये फ्यूचर में किलिंग को भी कम कर देगा। 5 सैवेज बीस्ट्स में से बेयर लॉर्ड छोड़कर बाकी सब इंक्लूडिंग बीस्ट गॉड हुआ यू हाउ के काम से बहुत खुश थे। हुआ यू हाउ ने दीतियान को रिस्पेक्ट से झुककर प्रणाम किया। एल्डर दीतियान, स्पिरिट पगोडा की फाउंडेशन तैयार है। ये पहला पगोडा है, इसीलिए थोड़ा बड़ा बनेगा। शायद कंप्लीशन में 1-2 साल लगेंगे। पहले बैच में 42 स्पिरिट मास्टर्स हैं, जिनकी कल्टीवेशन 4 से 8 सोल रिंग्स के बीच है। मैंने उन्हें प्रॉपर गाइड किया है, अब वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दीतियान ने सिर हिलाया। ह्यूमंस काफ़ी एफिशिएंट है, मुझे बीजी ने सब बताया। अब बीजी स्पिरिट पगोडा की कॉन्फ्रेंस हॉल में परमानेंटली स्टेशन्ड है, पूरे सोल बीस्ट क्लैन की रिप्रेजेंटेटिव बनकर। अब कमेटी की पहली ऑफिशियल मीटिंग के बाद श्रेक सिटी में 10 परमानेंट मेंबर्स आ चुके थे, जिनमें 4 पगोडा मास्टर्स और बाकी 3 एम्पायर्स के रिप्स थे। श्रेक एकेडमी के 9 मेंबर्स सी गॉड्स पवेलियन से ही बिलोंग करते थे और हुआ यू हाउ वो इन 3 महीनों से फॉरेस्ट में ही रह रहा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। बीस्ट गॉड ने उसे स्पिरिचुअल फ्रूट्स दिए थे और स्पिरिट्स के डेली ट्रांसफर ने उसकी स्पिरिचुअल पावर को और स्टेबलाइज किया। उसकी सोल पावर अब रैंक 73 तक पहुंच चुकी थी। अब उसे पता था कि रैंक 70 के बाद हर रैंक कितना भारी होता है। उसने अंदाजा लगाया, अगर सब कुछ नॉर्मल चला तो 30 साल की उम्र तक वो एक टाइटल डूलो बन जाएगा और ये किसी भी ह्यूमन के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट होगी। तुम मुझे बुला रहे थे, क्या बात है? दीतियान ने पूछा। उसने कुछ पल सोचा और बोला, एल्डर, मेरा स्पिरिट्स को लेके जो फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया, अब मैं जाना चाहता हूँ। क्या? दीतियान की एनर्जी एकदम से बदल गई। हुआ यू हाउ, ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट के कोर रीजन्स में ही ये डरॉग नहीं था। यहाँ इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है, लाइफ एनर्जी है। तुम यहीं पर क्यों नहीं कल्टिवेट करते? तुम्हारा फ्यूचर बाउंडलेस होगा। हुआ यू हाउ ने सीधा दीतियान की आंखों में देखा। तो फिर आप कब तक मुझे यहाँ रोक कर रखेंगे? दीतियान एक पल के लिए चुप हो गया। यू हाउ ने सॉफ्टली कहा, आप जानते हैं एल्डर, ह्यूमन सोल भी से तेज कल्टिवेट करते हैं। अगर आप मुझे इम्प्रिजन करते हैं तो हाँ, मैं रह जाऊंगा, लेकिन मेरा कल्टिवेशन नहीं रुकेगा। और अगर मैं ट्रांसेंडेंट डूलो बन गया तब आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट का सच्चा दोस्त हूँ और मैं कसम खाता हूँ कभी किसी सोल बीस्ट को यहाँ हार्म नहीं करूँगा। लेकिन मेरे पास और काम है, मैं हमेशा यहाँ नहीं रुक सकता। अगर आप मुझे ज़बरदस्ती रोकेंगे तो मैं मरना पसंद करूँगा। क्यूअर ने मुझे डेस्टिनी की पावर दी है। आप मुझे यहाँ कैद कर सकते हैं, लेकिन मेरी किस्मत तो मैं खुद काट सकता हूँ। दीतियान ने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी एनर्जी विथड्रॉ कर ली।
क्या करने जा रहे हो? उसने पूछा। कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं और किसी से मिलना है। उसके बाद? अब तक नहीं सोचा। दीथियान ने कामली कहा। ठीक है, एक शर्त है, जब सब पूरा कर लो तो लौट आना। श्रेक सिटी, स्पिरिट पगोडा या ग्रेट स्टैडो फॉरेस्ट कहीं भी रह सकते हो। हुओ यूहाओ चौंक गया। मतलब मैं जा सकता हूँ? दीथियान ने बिना एक्सप्रेशन के पेंडेंट उसकी तरफ फेंका, एक काले पत्ते जैसा पेंडेंट हल्की सी पर्पल चमक के साथ। इसे पहन लो और कभी मत उतारना, अब जा सकते हो। दीथियान लेक के ऊपर धीरे धीरे दूर चला गया। हुओ यूहाओ ने पेंडेंट को पकड़ा और पहली बार वो पूरी तरह रिलैक्स हुआ। थकान की लहरें उसकी बॉडी में दौड़ गईं। उसने पेंडेंट पहना और फिर वाटर ऑफ लाइफ के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना